अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज हैं। मीडिया पर हमला इत्तेफाकिया नहीं, MQM ने बाकायदा मंसूबाबंदी से कराया। डीजी रेंजर्स ने खुलकर कह दिया, इल्जामात संगीन हैं, क्या क्रैकडाउन में तेजी आएगी? मुत्तहिदा अब मुत्तहिद नहीं, कई ब्लॉक्स बन चुके हैं, पार्टी टूट चुकी है, लेकिन क्या कोई वोट बैंक तोड़ पाएगा? इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और PTI की एक और कोशिश, पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट का दर खटखटाया, पिटीशन दायर, मंजूर हो गई तो जुडिशल कमीशन का क्या होगा? कराची में मीडिया पर हमला हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कड़ियां मिलने लगी हैं और तफसीलात बाहर आ रही हैं। यह हमला कोई इत्तेफाकी कार्रवाई नहीं थी और ना ही इश्तियाल अंगेजी का नतीजा था। यह एक बहुत ही प्लान्ड अटैक था जिसकी बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। डीजी रेंजर्स बिलाल अकबर ने आज ये इंकशाफ किया कि MQM के लड़के पहले से बैंकों में छुपे हुए थे, जमा किए गए थे, जो ऑर्डर्स मिलते ही ARY के दफ्तर पर चढ़ दौड़े। सारे मामले में 2 बैंक अफसरान भी मुलव्विस हैं, जिनमें से एक पकड़ा जा चुका है जबकि दूसरा रोपोश है। इस सारे मामले में रेंजर्स ने MQM के 6 कारकुनान को पकड़ रखा है, जिनसे तफ्तीश से ये तमाम तर बातें सामने आई हैं। डीजी रेंजर्स की ये अहम गुफ्तगू पहले आपको सुनवाते हैं। 22 तारीख को होने वाला इंसिडेंट एक प्रॉपर प्लान्ड एक्टिविटी थी जो मुतहद्दा के मुख्तलिफ सेक्टर्स और यूनिट से ताल्लुक़ रखने वाले मिलिटेंट्स ने किया। डीजी रेंजर्स बिलाल अकबर को आपने सुना। इल्जामात बहुत ही संगीन हैं और ऐसे हालात में सामने आ रहे हैं जब मुत्तहिदा मुत्तहिद नहीं रही। कई ब्लॉक्स बन चुके हैं, कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा टूट चुकी है। 1978 में APMSO के नाम से बनने वाली ये जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इसमें पहला ब्लॉक 1992 के ऑपरेशन में सामने आया था और वो पहला ब्लॉक था मुहाजिर कौमी मूवमेंट, जो हकीकी अभी कहलाती है। उसके बाद दूसरा ब्लॉक इसी साल पाक सरजमीन पार्टी की सूरत में सामने आया है। यह है पाक सरजमीन पार्टी जिसकी बुनियाद मुस्तफ़ा कमाल ने रखी और अब अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर के बाद जो तीसरा ब्लॉक सामने आया है वो है MQM पाकिस्तान। तो इस तरह से अगर हम मौजूदा सूरत हाल का इहाता करें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 4 धड़े हमें वाज़े दिखाई दे रहे हैं। MQM लंदन, जो कि लंदन से ऑपरेट हो रही है, उसके बाद मुहाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी जो कि कहलाती है, दूसरी तरफ पाक से ज़मीन पार्टी है और फिर उसके बाद MQM पाकिस्तान। ये तमाम ब्लॉक्स MQM के अंदर से ही बने हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या MQM एक ताकत के बजाय इन छोटे छोटे से टुकड़ों में बंटकर रह जाएगी? मुत्तहिदा के टूटने से वोट बैंक भी टूटेगा और ये टूट फूट 2018 के इलेक्शन पर असरअंदाज होगी। क्या यहाँ भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, स्टेट स्पॉन्सर्ड नेशनलिज्म क्या है? साथ ही गद्दार और मुहिब्बे वतन का तायुन आखिर करेगा कौन? क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है? यही वो सवालात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। 22 अगस्त का हमला मंसूबाबंदी के तहत हुआ, MQM ने कराया। डीजी रेंजर्स ने आज ये कहा है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में होने वाली जो तोड़फोड़ है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी साहब। बहुत शुक्रिया अंसार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। MQM पर जो मुसीबतों का पहाड़ है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, मुस्तकिल मुश्किलात में है और किसी तौर पर वो इस बंद गली से निकलती हुई अभी दिखाई नहीं दे रही है। आज का जो डीजी रेंजर्स का बयान है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि MQM के मिलिटेंट्स थे जिन्होंने बाकायदा मनसूबाबंदी की और उसके बाद मीडिया पर जो था वो हमला किया गया। पूरी मजमूई तौर पर आप सूरत हाल का जब जायज़ा लेते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? क्या ये क्रैकडाउन जो दफातर गिराए जा रहे हैं, सील किए जा रहे हैं, ये मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुस्तकबिल में? ये डिपेंड करता है कि जिस तरह किया जा रहा है, मतलब इस सारे ऑपरेशन को जिस तरह 22 अगस्त के बाद से जो टर्न लिया गया, उसमें जो सूरत बन रही है वो MQM के सर्वाइवल का सवाल आ गया। अब कैसे सर्वाइव करते हैं डिपेंड करता है, क्योंकि हालात इस वक्त उनके फेवर में नहीं हैं। लेकिन जिस तरह दफातर गिराने का अमल शुरू किया गया, पूरे मुल्क में कहीं भी आप चले जाएँ इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, या तो पहले आप नोटिस देंगे या आप आगाह करेंगे, 3 दिन का टाइम देंगे। जिस तरह किया गया, ये इसका फ़ायदा MQM के वोट बैंक को होगा। MQM को हो ना हो, MQM के वोट बैंक को होगा, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो और बढ़ते चले जा रहे हैं, वो MQM की हिमायत में होते चले जा रहे हैं। कुछ इसी तरह से बन रहा है। आप ये देखिए ना कि ओवर नाइट पूरे मुल्क में सारे दफातर बंद कर दिए गए, उसके बाद 250 दफातर इनके गिरा दिए गए।
मतलब अगर आप किराएदार को भी अगर आप कहीं खाली करा रहे हैं तो उसको पहले आप नोटिस देते हैं, आगाह करते हैं सारा। ये सारी जो एक्सरसाइज है, अगर जो गलतियाँ एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट या दीगर लोग करेंगे उसको एक्सप्लॉइट एमक्यूएम करेगी। एमक्यूएम बंद गली में ज़रूर है, लेकिन अभी भी उसके पास वोट बैंक उसी के पास है। और कराची की सिचुएशन में एमक्यूएम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नज़र आती है। क्योंकि 2 साल से एक ऑपरेशन चल रहा है जिसके ज़रिए आप चाह रहे हैं कि क्रिमिनल्स को वाइप आउट किया जाए। किसी हद तक कामयाबी हुई है, कराची में पीस हुआ है, क्राइम कम हुआ है। लेकिन कराची एक ऐसे शहर की ऐसा प्लॉट है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इतना खूबसूरत, इतना वेल मेंटेन, कि जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास पॉपुलेशन है, जिसके पास पढ़े लिखे लोग हैं, जिसके पास हाईवेज़ हैं, जिसके पास पोर्ट्स हैं, पूरी दुनिया में ऐसा प्लॉट नहीं है। और झगड़ा कहाँ है? झगड़ा कराची में जो आपने जब बताया कि एमक्यूएम ये बन गई, एमक्यूएम बी बन गई, सी बन गई, डी बन गई, ये झगड़ा एक रोटी है। कराची इज़ लाइक अ रोटी, हिस्सेदार बढ़ गए हैं। तो ये हिस्सेदार जो बड़े हैं, तो उसी से ये सवाल पैदा हो रहा है। आपने कहा कि वोट बैंक का सारा मसला है, तो जब हिस्सेदार बन जाएंगे और वो बढ़ जाएगी किसी तौर पे, तो वो वोट बैंक भी तो टूटेगा, वो भी तो डिवाइड हो जाएगा। इट डिपेंड्स। अभी कब लग सकते हैं कि हम वोट बैंक को 2018 में अगर इलेक्शन है, वोट बैंक टूटने का अभी कुछ नज़र नहीं आता। तो ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त कराची को दरपेश है, ये 2018 में इसके असरात हमें देखने में मिलेंगे, या ये वक्ती तौर पर मामला है, सुलझ जाएगा फ़ौरन? देखिए, आप इस वक्त जो सिचुएशन है कराची की, वो आइसोलेशन में नहीं देखी जा सकती। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरा पाकिस्तान आइसोलेशन में है, प्रॉब्लम्स हैं, टेररिज्म है। सऊदी अरब में कुछ हो रहा है, उसका लिंक पाकिस्तान से निकल रहा है। आपका पनामा लीक्स का इशू है, अपोजिशन की पॉलिटिक्स है, अफगानिस्तान से ताल्लुकात हैं, इंडिया से ताल्लुकात हैं। सारी चीज़ें आप अगर एक सिनेरियो में देखेंगे तो उसमें एक छोटा सा हिस्सा कराची और एमक्यूएम भी नज़र आएगा, बिल्कुल, जो कि नज़र आता है कि ये सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी चंद सालों में सॉल्व होगा भी नहीं, इट विल टेक टाइम। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, आपने ये कहा कि ये एमक्यूएम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है। तो ये चीज़ स्टेट को समझ क्यों नहीं आती, और जो स्टेट की पॉलिसी है टुवर्ड्स एमक्यूएम, क्या वो बेहतर तौर पर आपको नज़र आ रही हैं कि वो बेहतर पॉलिसीज़ हैं, या स्टेट को कुछ सोचना समझना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि ये पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है तो हम उसको उस तरह से डील करें? आई डोंट थिंक कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट या पूरी गवर्नमेंट जो है वो एमक्यूएम को कुचलने के चक्कर में है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इनसे नेगोशिएशंस में भी हैं, इनसे बात भी कर रहे हैं, और इनसे यही कहा जा रहा है कि आप अल्ताफ हुसैन से कतई ताल्लुक़ रखें, आप काम करें। एक एलिमेंट ऐसा है जो हॉकिश है, वो चाहता है कि नहीं किसी तरह इसको बैन कर दिया जाए। बैन करने से फ़ायदा हुकूमत को नहीं होगा, इस्टेब्लिशमेंट को नहीं होगा, एमक्यूएम को हो जाएगा। तो ये हुकूमत कर क्या रही है? क्योंकि यहाँ पहाड़ नहीं है, लोग पहाड़ों पे नहीं चले जाएंगे, लोग यही सड़कों पे रहेंगे, इन्हीं गलियों में रहेंगे, इन्हीं मोहल्लों में रहेंगे। तो इस सिचुएशन में इनको चाहिए कि किसी ना किसी तरह बैठकर नेगोशिएशंस करें, टॉक्स करें इनसे, और इनसे सोल्यूशन ढूंढें कि आप कैसे हमारा साथ दे सकते हैं। लेकिन बात किससे की जाए, क्योंकि अब तो हमें डिवीजन नजर आ रही है। एमक्यूएम लंदन से बात की जाए, एमक्यूएम पाकिस्तान से बात की जाए, पाक सरजमीन पार्टी से बात की जाए, अब वो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आ गए हैं सामने। देखिए ना, अभी तो इंतखाबी पॉलिटिक्स की अगर बात कर लें, पार्लियामेंट की बात करें, तो अभी तो एमक्यूएम है। एमक्यूएम साहब को बात करनी पड़ेगी, फारूक सत्तार साहब की एमक्यूएम से बात करनी पड़ेगी, फारूक सत्तार की एमक्यूएम से बात करनी पड़ेगी। लंदन इस वक्त माइनस है, आप लंदन को छोड़ दें। सही, पीएसपी स्टेक होल्डर है ज़रूर, ये बनाया जा रहा है या है, लेकिन इसका सोल्यूशन अभी उसके पास नहीं है। अभी तो वो कह रहे हैं कि हम लोगों को ला रहे हैं, पूरे मुल्क से जमा कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर आपको गुफ्तगू करनी है, इन्हीं से करनी है, 5 साल बाद करनी है, बैन लगा के भी करनी है, तो इन्हीं लोगों से करनी है। लेकिन उनको क्या उतना रास्ता दिया जा रहा है? जिस स्पेस की वो डिमांड कर रहे हैं वो स्पेस उनको मिल रही है? क्योंकि अगर आप आज का एक वाक़या उठाकर देखें, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, यही वो नुक्ता था जो आगाज़ बना था सारे मामले का, लेकिन फिर बात वहीं आकर रुक गई है, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है। और एमक्यूएम, फारूक सत्तार की एमक्यूएम, उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है, मुस्तकिल ख्वाजा इजहारुल हसन जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं, वो मीडिया पर आ रहे हैं और वो मुस्तकिल ये इल्तिजा कर रहे हैं कि सीएम सिंध से भी और कराची पुलिस के चीफ से भी कि किसी तौर पे भी ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का जो सिलसिला इसको रोका जा सके। तो हम तो फिर दोबारा आकर उसी पॉइंट पर खड़े हो गए। एक्स्ट्रा जुडिशल, देखिए, आप गंदम अगर उगानी है तो उसका बीज भी डालना पड़ेगा। अगर आप गन्ने की फसल उगाना चाहते हैं तो उसका बीज डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशली चीज़ें ना हो, कानून के मुताबिक हो, तो फिर आपको कानून के मुताबिक करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो, टॉर्चर हो, ये चीज़ें आप करेंगे, इससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम को होना है, इलेक्शन में होना है, खामोशी से होना है।
इस वक्त जो है एक रेफ्रिजरेटर के बॉक्स पे लिखा हुआ होता है फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। सिचुएशन इस वक्त वहाँ पहुँच गई है कि जहाँ आपको बहुत केयरफुली हैंडल करनी है चीज़ें। तो क्या हुकूमत केयरफुली इसको हैंडल कर रही है? आई थिंक, मैं समझता हूँ कि अब तक तो कर रही है। अब तक केयरफुली हैंडल किया जा रहा है, तो फिर ये जो हमें इतना क्रैकडाउन नज़र आ रहा है और जिसके ऊपर आवाम के जज्बात भी भड़के एरियाज में रहते हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरह से एमक्यूएम को ट्रीट किया जाए, तो फिर क्या वो दूसरा सेगमेंट है जो ये सब कुछ कर रहा है? अगर 22 तारीख से पहले आप चले जाओ तो पनामा लीक्स भी था, रिलीज भी थी, तहरीक भी थी, करप्शन भी थी। मीडिया से 10 मिनट के लिए आउट कर दे, आपको कराची पीसफुल नजर आ जाएगा। अब सोल्यूशन है क्या? और सोल्यूशन सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर इसको किस तरह से मुज़ाकरात की टेबल पर हल कर सकते हैं, जिस तरह से अभी राब्ता कमेटी का एक इजलास हो रहा है और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फारूक सत्तार करने वाले हैं। नाजी, ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ, दोनों एक दूसरे पर एतबार नहीं कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं कोई ना किसी को गारंटी देनी पड़ेगी, श्योरिटी देनी पड़ेगी। अगर एक जैसे आया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो कोर्ट में जा रहे हैं वसीम अख्तर के खिलाफ, जी, मतलब आप एक ऐसे मैंडेट को जिसको लोकल बॉडीज़ का एक मैंडेट मिला है, उसको अगर आप रोकेंगे किसी भी तरीके से, और अगर रोका जाता है तो मैं फिर वही कहता हूँ कि नुकसान किसी का नहीं है लेकिन फ़ायदा किसी का ज़रूर है। और ये सारी चीज़ें लोकल पॉलिटिक्स हो गई, कराची के हालात हो गए, एक एथनिक डिसबैलेंस है, लिंगुअल डिसबैलेंस है, ब्यूरोक्रेसी वन साइडेड है, पुलिस के अफसरान एक ज़ुबान बोलने वाले हैं, जब जहाँ पर आपको 40-60 का बैलेंस रखना चाहिए था, जहाँ कोटा सिस्टम की बात आती, वो बैलेंस आउट हो गया है। जो रूट कॉज है उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा, ना गवर्नमेंट जा रही है, ना रेंजर्स जा रही है, ना एस्टेब्लिशमेंट जा रही है। सही, सिर्फ एक मरम पट्टी करके फारिग, यानी आर्जी तौर पर हल निकालने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया अंसार नकवी साहब आपका। कराची की सूरत हाल बहुत ही केयरफुली इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पनामा लीक्स की, इसमें कितना दमखम बाकी रह गया है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीटीआई किसी सूरत पनामा लीक्स के मामले को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और इस मामले पर सबसे ज्यादा मुतहर्रिक है। उसकी जानिब से अब इस इशू पर एक और कोशिश सामने आई है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दर खटखटाया है। पनामा लीक्स पर कार्रवाई के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त जमा करा दी गई है, जिसमें वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके खानदान को फरीक बनाया गया है और ये इस्तदा की गई है कि ऑफशोर कंपनीज के मामले पर वजीर आजम और उनके अहले खाना के बयानात में तजाद है। चेयरमैन नैब को लूटी हुई रकम वापस लाने का हुक्म दिया जाए। इस हवाले से खान साहब ने आज बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको ये सुनवाते हैं। मैं जब जेल में गुजारे जनरल मुशर्रफ की मेहरबानी से, तो वहाँ सिर्फ गरीब लोग मुझे नज़र आए। कोई मुझे ताकतवर डाकू मुजरिम नहीं नज़र आया। वहाँ सिर्फ गरीब लोग थे और ताकतवर डाकू, बड़े बड़े नामवर डाकू मैंने असेंबलियों में देखे। पार्लियामेंट में मैंने कई दफ़ा मेरी नज़र पड़ती थी तो शक्ल से बड़े बड़े मुजरिम मैंने देखे। खान साहब की बातें आपने सुनी, कितनी ही सच्ची क्यों ना हो ये बातें, लेकिन ये हकीकत है कि पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर पनामा लीक्स के इशू पर हुकूमत को दबाव में लेना आसान नहीं। और पीपी हुकूमत के खिलाफ सियासी बयानबाजी में तो आगे आगे है, लेकिन अमली तौर पर किसी महाज आराई के मूड में दिखाई नहीं देती है। ऐसे में पीटीआई की पटिशन में कितना दमखम है, ये कितनी कारामत साबित हो सकती है और हुकूमत को कितना टफ टाइम दे सकती है, इसी पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अली जफर साहब हमारे हैं। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब आपका। अब कानूनी एतबार से अगर हम देखें तो पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाना है, जिसके टीओआरस पर अब तक ऑपोजिशन और हुकूमत किसी भी तौर पर मुत्तफिक नहीं हो सकी हैं। ऐसे में पीटीआई की पिटीशन किस हद तक मुफीद साबित हो सकती है और क्या आपको इस पिटीशन में कोई दमखम दिखाई देता है? जब तक टीओआर नहीं बनते तो सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लेके जाना कि आप टीओआर बनाएं या कमीशन बनाएं, या सुप्रीम कोर्ट से ये इल्तिजा करना कि आप डिस्क्वालीफाई कर दें, ये नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184 के तहत 184(3) के तहत ये जुरिसडिक्शन नहीं है, ये इख्तियार नहीं है कि वो कमीशन अपॉइंट करे या वो फैसला करे कि वो नाअहल हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। ये किसी ट्रायल कोर्ट ने ही फैसला करना है एविडेंस के बाद कि क्या एविडेंस सही है, कानून के मुताबिक है कि नहीं। तो मेरा ख्याल है ये जो पिटीशन है ये इशू को लाइव रखने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये इसकी कोई लीगल
वैल्यू मुझे नहीं अली नजर जफर साहब, आती। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास इस फैसले का इख्तियार ही नहीं है, वो इस केस पर फैसला ही नहीं दे सकती, तो क्या पीटीआई के वकला ने उन्हें पटिशन दायर करने से पहले ये बात नहीं बताई? आखिर दायर ही क्यों की गई है ये पटिशन? ये अल्टीमेट फैसला तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करना होता है। तो आप एक वकील की हैसियत से अगर आपको कहा जाए कि कोई पिटिशन दायर करें जी। तो आप कोई ना कोई उसमें कानून के मुताबिक कोई लॉजिक बना के, कोई आर्गुमेंट बना के, कोई बहस बना के तो आप फाइल तो कर देते हैं। सही। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसको वो जो भी पिटिशन है उसमें सक्सेसफुल होना है कि नहीं, कामयाब होना है कि नहीं, वो अलग सवाल है और वो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन हर एक अपनी अपनी राय रख सकता है। मेरी राय के मुताबिक आर्टिकल 184(c) में ये पिटिशन बनती नहीं है। ठीक है, अगर अब ये पटिशन मंजूर हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए इसको मंजूर कर लेती है पीटीआई की दरखास्त को, तो फिर ऐसे में जुडिशल कमीशन की क्या अहमियत रह जाएगी, जिसके क़याम के लिए हमने देखा ऑपोजिशन, हुकूमत दिन रात कोशिशें कर रही थी बहुत अरसे से? देखिए जी, अगर तो पिटिशन मानी जाती है किसी वजह से, जो मुझे नहीं नजर आता फ्रैंकली, क्योंकि कानून काफी इसमें वाजे है जी। लेकिन अगर पिटिशन मानी जाती है तो फिर तो जो पिटिशन में प्रेयर है वो अगर पूरी हो जाती है तो फिर तो उसके बाद कोई कमीशन की जरूरत ही नहीं रहती, ना कोई टीओआर की जरूरत रहती है। लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। जिस तरह काफी सी जजमेंट्स हैं, एक नहीं बल्कि बेतहाशा जजमेंटें हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, बल्कि आर्टिकल 10A है आइन का, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान का, जिसके अंदर ये भी लिखा है कि कोई भी फैसले करने हो किसी के खिलाफ तो वो ट्रायल के जरिए हो सकते हैं, एविडेंस के जरिए हो सकते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट तो ही कर अलीजफर सकता है। साहब, वकला तहरीक में तो हमने देखा था कि सड़कों पर बड़ा प्रेशर बनाया गया, एक पूरी तहरीक चली थी और आखिरकार अदालत से फैसला हक में आ गया था। अगर पीटीआई भी सड़कों पर आती है, तहरीक चलाती है, तो ये तहरीक क्या इस केस पर असरअंदाज हो सकती है? ये इशू आपने अब सही तरफ इशारा किया। ये इशू जो है ये पॉलिटिकल इशू है, इसे पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल इश्यूज पे ना तो आता है ना आना चाहिए, और इसीलिए पहले जब टीओआर भेजे भी गए थे तो वो चूंकि बिल्कुल अभी पॉलिटिकल कंसेंसस उस पे नहीं डेवलप हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने वो वापस कर दिए। जी, ये क्या बहुत शुक्रिया अली जफर। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ थे और कह रहे थे कि पॉलिटिकल इशू है, इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही निकल सकता है। इसी के साथ अब मुझे आज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।